स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। ऐश्वर्यम, वेलकम टू स्टडी IQ। सो जो लोग अभी थैंक यू देख सर। रहे हैं इसको तो बता दूं, ऐश्वर्यम ने इस साल यानी कि 2023 का जो फाइनल रिजल्ट आया यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का, तो उसमें ऑल इंडिया रैंक 10 हासिल करी है। और इससे भी खास बात यह है कि इनका जो मेंस का जो रिटन स्कोर है दैट इज 890, राइट। यस तो सर। फिनोमिनल स्कोर है ये, राइट। यस सर। इंटरव्यू में आई गेस 154 है, इफ आई यस करेक्टली, सर। यस सर। है यस ना। सर। यस सर। या तो मेंस में अगर इतना स्कोर कर लिया जाए तो यू आर जी। इन टॉप 10, मतलब अंदाजा रहता है लगभग टॉप जी। रैंक्स में आप रहेंगे। ग्रेट। यस सर। सो ऐश्वर्यम, लेट्स कीप इट सिंपल, राइट। डिस्कशन इसको ओके। रखेंगे, राइट। जी। तो शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी से, ठीक है। जी। तो बताना चाहेंगे कि बैकग्राउंड क्या रहा, एकेडमिक बैकग्राउंड। जी। कई बच्चों को लगता है कि बहुत ही हाई फाई एकेडमिक बैकग्राउंड चाहिए, क्योंकि कितने सारे जो जी। टॉपर्स हैं अभी जी। जिनके साथ सेशन किया हमारे यहाँ से भी, MRP IGP प्रोग्राम में जो थे, तो IIT बैकग्राउंड वाले थे। तो जी। कई बच्चों को लगता है कि सर वो IIT बैकग्राउंड से है, IM बैकग्राउंड से है। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप अपने बारे में बताइए प्लीज। जी। मेरी बेसिक स्कूलिंग जो हुई थी वो लखनऊ से ही हुई थी। तो लखनऊ से स्कूलिंग के बाद मैंने NIT उत्तराखंड से बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने एक साल जो है कि जॉब करी थी लार्सन एंड टूब्रो में। जॉब के बाद फिर रिजाइन करके तब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। ये तो बात होती रहती है कि IIT वाले बच्चे टॉप में आते हैं या फिर ज्यादा उनका प्रपोर्शन होता है। बट ऐसा है नहीं। आप अगर देखेंगे तो जैसे कि अ, जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जो बच्चे जाते हैं उनका प्रपोर्शन ऑलरेडी अपनी कंट्री में हाई ही है। तो जब वो कोई भी रिजल्ट आता है तो वो नेचुरली वो प्रपोर्शन वहां भी रिफ्लेक्ट होता है। तो एक वही सिंपल सी बात होती है कि वो हमारे कंट्री में इंजीनियरिंग के लिए जाते ही इतने बच्चे हैं तो वो प्रपोर्शन वहां पे भी रिफ्लेक्ट होता है। मेरी प्रिपरेशन बेसिकली घर पर ही हुई है। मेरे होम टाउन में ही। मैं 6 to 8 months आई थिंक इलाहाबाद में थी घर से दूर रहने के लिए। वहां पे मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था। तो पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर हुआ नहीं तो उसके बाद मैं फिर वापस अपने होम टाउन में आ गई थी। तो मैंने फिर से वहां पर एक साल डिवोट किया। जी। इस बात को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा स्टूडेंट्स के लिए कि जी। फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ और जी। सेकंड अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 10। जी। अच्छा, आपने भी कहा कि मैं घर से दूर गई थी, मतलब जी। इलाहाबाद पढ़ने गई थी, तो ये भी जी। एक डिलेमा रहता है कई स्टूडेंट्स के मन में कि सर जी। घर पे रहकर पढ़ें या जी। फिर बाहर जाकर ही पढ़ें। आपका इस पर जी। क्या पॉइंट है? वैसे तो इसका आंसर वेरी जी। करता है, अपना जी। अपना जी माहौल बिल्कुल। होता है, अपनी अपनी आदत होती है। जी। लेकिन आपका क्या रहा वो आप शेयर कर सकते हैं। घर से मेरा तो एक ये पॉइंट था कि मैं घर पर पढ़ नहीं पाती थी क्योंकि मेरा घर कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा है तो वो एक प्रॉब्लम थी कि मुझे एक अलग से रूम अफोर्ड में नहीं कर पाई अपने घर पे। हम्म। बाकी घर से दूर रहने का एक पर्पस ये भी था कि दूर जाकर आप थोड़ा सा एक फोकस्ड, मैं अपना पर्सनली बताती हूँ कि मैं थोड़ा सा फोकस्ड हो गई थी। तो मैं हम्म। इसलिए पहले अटेम्प्ट के लिए मैं इलाहाबाद चली गई ताकि मैं थोड़ा सा लोगों से दूर रहूं। तो दूसरे अटेम्प्ट के लिए मैं अपने घर पे वापस आ गई थी और मैंने एक रूम ले लिया था अपने घर के पास ही। तो मैं वहां पर रहकर पढ़ती थी और सिर्फ खाना खाने जाती थी अपने घर पे या फिर शाम का टी ब्रेक के लिए जाती थी, बाकी एक अलग से लेकर पढ़ती थी। तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं जिनको जो है कि अगर उनके घर पे ऐसा एक वो माहौल है कि वो एक अपना एक अलग से रूम लेकर पढ़ सकते हैं या हम्म। फिर कर सकते हैं तो उनके लिए तो काफी आसान हो जाता है। बट मुझे लगता है कि जिनके पास ये अपने एक सेपरेट रूम की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो उनका ये रहता है कि आप जो है कि मैंने जिस तरह अपने घर के पास रेंट पे लिया रूम वो ले लें। क्योंकि पर्सनली मुझे ऐसा फील होता है कि घर पे पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अगर आपके पास आपका सेपरेट अरेंजमेंट नहीं है तो। जी। गॉट इट। जी। अब प्रीलिम्स में फर्स्ट अटेम्प्ट जो था और जो सेकंड जी। अटेम्प्ट था, तो आपने क्या जी। बदलाव किए इस बार? जी। बदलाव बहुत सारे थे। आई थिंक फर्स्ट प्रीलिम्स में मैंने बहुत ही ब्लंडर्स किए थे। मतलब बहुत ही जानबूझ के भी करे थे और वैसे भी हुए थे। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी मिस्टेक्स बता रही हूँ फिर वो जो मैंने सुधारी। हम्म। फर्स्ट प्रीलिम्स पे मैंने जो भी 6-7 महीने का टाइम प्रिपेयर किया था क्योंकि मैं जॉब छोड़कर आई थी तो टाइम मेरे पास पूरा फुल था नहीं। मैंने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी और मैं मेंस और ऑप्शनल ही करती रह गई थी एंड तक। और प्रीलिम्स के एक महीना पहले मैंने जो है कि बेसिक बुक्स उठाई थी। जो कि मैंने ये सोचा था कि प्रीलिम्स तो निकल ही जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं तो मैं कुछ ना कुछ करके वो कर लूंगी। तो सबसे पहला पॉइंट ये था कि मैंने टाइम नहीं दिया प्रीलिम्स को बिल्कुल भी, जस्ट 1.5 month दिया। दूसरा, मैंने करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं पढ़े। तीसरा,
आई मीन उस तरीके से नहीं पढ़े जो प्रीलिम्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, मेंस का सिलेबस करते टाइम पढ़े थे। तीसरी चीज, मैंने मॉक टेस्ट बहुत कम लगाए, 10-15 जो भी लगाए मैंने बिल्कुल 10-15 मिनट्स में ही सॉल्व करके मैं रख देती थी, और कभी वापस देखती भी नहीं थी कि क्या गलत किया क्या नहीं। तो वो प्रीलिम्स बहुत ही मेरा मतलब एक बैड एक्सपीरियंस मेरी तरफ से रहा जो मैंने किया। सेकंड में मैंने ये किया कि फुल 4 मंथ्स का टाइम दिया प्रीलिम्स को, सारी चीजें बहुत ही अच्छे से रिवाइज करी, और टेस्ट सीरीज मैंने बहुत सारी लगाई, अराउंड आई थिंक 150-100 अबव टेस्ट सीरीज लगाई। और हम्म, मैंने टेस्ट सीरीज को प्रिपेयर किया कि कितना मैंने गलत सही गैस सब कुछ किया है, वो हम्म, सारा मैंने अलग से प्रिपेयर किया। और करंट अफेयर के मैंने खुद से अपने नोट्स बनाए अपने तरीके से। हम्म। तो ये जो चेंजेस करे थे मैंने, इसकी वजह से थोड़ा एक प्रीलिम्स में मुझे कॉन्फिडेंस आया था। करंट अफेयर्स के नोट्स आपने किस तरीके के बनाए? कई स्टूडेंट्स को डिलेमा होता है कि वो काफी जी ज्यादा नोट्स इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि डेली बेसिस जी पे आ रहा है, राइट, काफी जी कुछ जी कंटेंट। तो जी स्पेसिफिकली हाईलाइट कीजिएगा विद जी गिव बाय गिविंग सर्टेन एग्जांपल। जी। करंट अफेयर्स के लिए पहले तो सोर्स आप एक रखें, न्यूज़पेपर प्लस वन बुकलेट। कोई भी बुकलेट किसी भी जगह की आपको मिल रही है, इवन कोई भी प्लेटफॉर्म, जैसे आपका प्लेटफॉर्म है स्टडी आईक्यू का, तो रोज जो है करंट अफेयर से रिलेटेड आर्टिकल्स निकलते रहते हैं। हम्म, तो वो आप जो है कि एक ही चीज रेफर करें हम्म, अलॉन्ग विद द न्यूज़पेपर। हम्म, न्यूज़पेपर इज फॉर जनरल अवेयरनेस, आपको उसमें से कुछ याद नहीं करना है, कुछ नोट नहीं करना है, बिकॉज इट इज अ वेरी लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो न्यूज़पेपर जस्ट फॉर अवेयरनेस, जस्ट कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई करंट अफेयर रह जाता है और मान लीजिए पूछ लिया तो हम वो कर सकें। अब जो भी बुकलेट या जो भी सोर्स आप रेफर कर रहे हैं, तो मैं मंथली रेफर करना पसंद करती थी, मंथली चीजें। तो मैं मंथली जब रेफर करती थी तो नोट्स मैं अपने बनाती थी। जस्ट अगर आपकी इतनी मोटी बुकलेट है तो 15 पेजेस और 10 पेजेस में मैं बनाती थी। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भी करंट अफेयर चल रहा है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, तो अब आपको जो भी आर्टिकल है वो इलेक्शन कमीशन के बारे में बताएगा पहले तो सब कुछ, कि क्या होता है, कौन से आर्टिकल से है, तो ये सब आप चीजें आपको अपने नोट्स में स्किप करनी है, क्योंकि वी कैन फाइंड इट इन लक्ष्मीकांत। तो ये चीजें हमें नहीं करनी। कोई जो पर्टिकुलर जो चीज नई हुई है कि कोई कमिटी बनी है इलेक्शन इलेक्ट करने के लिए, कमिटी किसने बनाई है, कौन हेड कर रहा है, कौन मेंबर्स हैं, और पहले क्या प्रोसीजर था, ये जस्ट 4-5 चीजें जो आपको लगता है कि ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती हैं, सिर्फ इतना ही आपको शॉर्ट में नोट करना है। बाकी जो भी चीजें आर्टिकल में लिखी हैं या बुकलेट में लिखी हैं या कोई भी चीज में लिखी हैं, वो आपका एक तरीके से या तो कुछ पार्ट स्टैटिक होता है जो आपकी बुक में होता है, या तो कुछ पार्ट जो एनालिटिकल वाला होता है जो आपको मेंस के लिए जरूरत पड़ती है। तो वो चीजें स्किप करके आपको सिर्फ वो पॉइंटर्स लिखने हैं जिनसे आपके मेंस के फैक्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं, आई मीन प्रीलिम्स के। तो इस तरीके से मैंने अपना सारा जो है कि नोट्स बनाए थे। हालांकि करंट अफेयर्स के नोट्स बनाना वापस से बुकलेट से बहुत ही एडवाइजेबल नहीं रहता है, क्योंकि आप पूरा का पूरा वापस अगर छाप देंगे तो वो भी एक बहुत बल्कि चीज हो जाएगी। बट क्योंकि मेरी आदत थी नोट्स बनाने की और मैं नोट्स से ही पढ़ पाती थी, तो मैंने ये काम किया था। हम्म। जी तो लर्निंग ये है जो बार बार स्टूडेंट्स को कहा जाता है क्लास में जी भी कि जी लिखें, क्योंकि जब जी आप जी लिखते हैं तो वो मसल जी मेमोरी, फोटो मेमोरी, वो बिल्कुल। अल्टीमेटली आपको ये मेहनत सर्व करेगी, लेकिन जी स्मार्ट वे में। अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल। व्हाट इज जी इंपॉर्टेंट। जी जैसे यहाँ पर ऐश्वर्यम ने एग्जांपल दिया आपको इलेक्शन कमीशन का, कई बार ऐसा होता है कि न्यूज़पेपर में जो डायमेंशंस हैं दे मे जी नॉट बी सफिशिएंट, बट अल्टीमेटली जी आपको सफिशिएंट डायमेंशंस पता होने चाहिए, कीवर्ड्स पता जी होने चाहिए। तो उसको जी एटलीस्ट आप नोट रखें तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है अपने नोट्स के जी प्रति, अपने टॉपिक के प्रति। ग्रेट। जी ऐश्वर्यम, सेल्फ डाउट होता है प्रिपरेशन के दौरान जी काफी स्टूडेंट्स जी को, और इस वजह से जी काफी हार्ड वर्किंग टैलेंटेड स्टूडेंट्स भी, मतलब जी वो हार मान जाते हैं या फिर लड़ते तो रहते हैं, सबको बताते हैं कि जी बहुत अच्छी चल रही है तैयारी, कोई भी पूछता है, जी पेरेंट्स पूछते हैं अच्छी चल रही है तैयारी, जी लेकिन पता वाकई खुद को भी नहीं होता, जी राइट। और वो जी काफी स्टूडेंट्स के साथ है। तो जी ये जो डिलेमा है ये आपके साथ कब हुआ, हो सकता है हुआ हो, जी जी स्पेशली फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, और जी उसको जी आपने कैसे रिजॉल्व किया? जी। सेल्फ डाउट देखिए तभी आता है जब आपका जो है रिजल्ट नहीं आ रहा होता है। तो सेल्फ डाउट मुझे बहुत ज्यादा पॉइंट्स पर नहीं फील हुआ, क्योंकि पहला तो सबसे बड़ी बात की डिसीजन यूपीएससी प्रिपरेशन का मेरा खुद का था। तो कहीं भी ऐसा नहीं था कि किसी ने मुझसे कहा हो या किसी ने प्रेशर डाला हो कि आप करो इस चीज को। इवन मेरी फैमिली में भी ने भी ऐसा कुछ नहीं था, उनको था कि जो कर रही हो करो, जॉब क्यों ही छोड़ रही हो, और मान लीजिए छोड़ भी दिया तो ठीक है तुम करो। तो पहला तो आपका डिसीजन खुद का होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए कि क्यों आप कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि आपको विश्वास होता है, सेल्फ बिलीफ होता है कि आप कर लेंगे।
दूसरा जो डाउट आता है, सेल्फ डाउट तब आता है जब हमको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते हैं, जब हम कोई टेस्ट लगा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर हम 40-50 लोगों में कहीं स्टैंड नहीं कर रहे हैं। तो ये सेल्फ डाउट तब आता है। सेल्फ डाउट को हटाने का सबसे जो मतलब मैं कारगर इलाज मानती हूँ, वो मानती हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन जो है बहुत ही मतलब एक सीरीज वाइज करें। कि आप तय करें कि आपको इतनी देर पढ़ना है और इतनी देर के बाद ये टेस्ट देना है। ठीक है। आपको फिर ये टॉपिक पढ़ना है और इस टॉपिक का टेस्ट देना है। अल्टीमेटली जब आपके मार्क्स, क्योंकि आपको एक विजिबल पॉइंटर चाहिए जिससे आपको पता चले कि आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं। तो अगर आप सिर्फ पढ़ते रहेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप सही पढ़ रहे हैं कि गलत। बट अगर आपने 4-5 जगह के टेस्ट दे दिए, 4-5 जगह के अलग अलग डायमेंशन उनके पूछने के होते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, वो अलग अलग तरीके से करंट अफेयर पूछते हैं। तो जो अगर आपने 4-5 जगह के टेस्ट दे दिए और अगर आप एक डिसेंट स्कोर कर पा रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ठीक है, मेरी ये प्रिपरेशन सही है या फिर मैंने जो सोर्स रेफर किया वो सही है। उसके बाद सेल्फ डाउट आना मतलब मुझे नहीं लगता कि आएगा सेल्फ डाउट, क्योंकि जब एक एक करके आप सीढ़ी चढ़ते जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मैंने जब पहला मेंस का आंसर लिखा था, तो मेरे 250 में से 60 मार्क्स आए थे। और हम्म। मैंने बहुत ही मतलब कि गलत सलत चीजें लिखी थी। उन्होंने मुझसे कुछ पूछा, कुछ पूछा और मैंने लिखा कुछ और। हिस्ट्री का क्वेश्चन मैंने कुछ और लिखा, उन्होंने कुछ और पूछा, तो ऐसी चीजें हुई। तो आपको पता चलेगा कि आपका पढ़ने का तरीका गलत है। बट अब क्या करना है कि वो तरीका सही करना है। प्रैक्टिस करते करते वो 2 डिजिट के मार्क्स से मेरे लास्ट तक आई थिंक 3 डिजिट में मार्क्स आने लगे थे। तो हम्म। जब ये आप प्रोग्रेस करते हैं तो सेल्फ डाउट आना बहुत ही मुश्किल है, और यही एक है कि आप बहुत ही फोकस्ड और स्ट्रेटेजी वाइज प्रिपरेशन करें। जी। आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट की आपने? आंसर राइटिंग मैंने थोड़ा जल्दी ही स्टार्ट करी थी। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी फर्स्ट ईयर की, तो क्या जैसा कि मैंने बताया कि मैंने मेंस से ही स्टार्ट किया था। तो एक सब्जेक्ट पकड़ा मैंने, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री मैंने पकड़ा था। वो मैंने एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद आई थिंक मुझे 20-25 डेज के बाद मैंने पहला आंसर अपना लिख दिया था। आई हम्म। थिंक कि वही एक पॉइंट था जब आपको पता चल जाता है कि आप गलत तरीके से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम्म। आपने लिखा ही गलत है। तो हम्म। लेकिन बट बहुत जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए थी, करनी चाहिए। मेरे पास 7-8 महीने का समय था जब मैंने शुरुआत की थी, तो मुझे एक जल्दी थी ही कि मैं जल्दी जल्दी कर लूं। लेकिन जो आंसर राइटिंग का सही समय है, वो मुझे लगता है कि आप कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ें हम्म। और उसको एटलीस्ट आप लिखने लायक पढ़ाई उसकी कर लें। फिर आप 1.5-2 महीने बाद आंसर लिखें। और हम्म। कभी ऐसा ना सोचें कि मैं पूरा सिलेबस पूरा करके आंसर लिखूंगा। आप जो हम्म। पढ़ते जा रहे हैं उसका आंसर लिखते जाएं, क्योंकि आंसर राइटिंग सीखने में भी आपको बहुत टाइम लगता है। जी। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कुछ स्किल सेट्स जी। हैं वो करने से ही आते हैं, केवल उसको जी। जान लेने से नहीं आते। जी। जैसे कहते हैं ना कि साइकिल चलाना आपको कॉन्सेप्ट पता जी। है, लेकिन जरूरत जी। नहीं है कि एकदम चलाने लग जी। जाओ। जी। जी बिल्कुल। मेंस और इंटरव्यू के बीच का जो समय था, जी। उस समय को कैसे आपने मैनेज किया? क्या क्या की जी। प्रायोरिटी एरियाज थे? जी। मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए आई थिंक 3 से 4 महीने का टाइम बहुत आराम से मिलता है। तो पहले तो मैंने मतलब काफी इंजॉय किया मेंस के बाद। मेंस के बाद उतनी पढ़ाई आपकी हो नहीं पाती है, लेकिन हाँ ये रहता है कि अगर आप मेंस के बाद आपको कॉन्फिडेंस है कि आपने अच्छा किया है, तो एक थोड़ा सा लैक्सिटी आ जाती है पढ़ाई में। जैसे मेरे साथ हुआ कि मुझे पता था कि मेंस मेरा ठीक ठाक हुआ था, तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि ठीक है मेंस मैंने अच्छा किया है। तो मैंने पहले तो ब्रेक लिया 15-20 डेज का। उसके बाद आई थिंक ये डैफ वगैरह की प्रिपरेशन, नहीं वो तो मेरे ख्याल से हाँ वो तो रिजल्ट के बाद निकलती है। तो हम्म। रिजल्ट तक भी मैंने बहुत खास कुछ किया नहीं था। आई थिंक डैफ के में जो भरना होता है उस वो मुझे आइडिया था थोड़ा, 1-2 वीडियोस मैंने देखे कि क्या क्या चीजें भरवाते हैं। हम्म। आप थोड़ा एक हम्म। आइडिया ले लें कि डैफ में आखिर होता क्या है। हम हर हम्म। जगह हर टॉपर के मुंह से डैफ डैफ सुनते हैं, पर हमें पता नहीं होता है कि उसमें क्या पूछा जाता है। हम्म। तो मैंने अपने एक फ्रेंड हैं जो ऑलरेडी सर्विस में है, उनसे उनकी डैफ मांगी थी कि क्वेश्चंस क्या क्या है, हमको क्या क्या डिटेल्स भरनी है। उसके हिसाब से मैंने थोड़ा थोड़ा अपना नोट मेकिंग शुरू कर दिया था अपने बैकग्राउंड पे या फिर अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, थोड़ा बहुत। एक और चीज मैंने की थी कि मैं अपनी हॉबीज प्रैक्टिस करने लगी थी। जैसे कि मैंने गार्डनिंग मेंशन किया था, तो मैं लिटरली मैंने मेंस से इंटरव्यू के बीच में गार्डनिंग करी, बहुत सारी चीजें जानी। तो मतलब हॉबी रखना एक अलग बात होती है, उसके बारे में अच्छे से जानना दूसरी बात होती है, तो उसमें भी आपको टाइम लगता है। तो वो चीजें मैंने प्रैक्टिस करी। बहुत ज्यादा पढ़ाई तो मैंने नहीं करी। पढ़ाई मेरी स्टार्ट हुई इंटरव्यू के लिए जब मेंस का रिजल्ट आया। जी। और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में कैसे जी। टाइम डिवाइड किया?
जी, प्रीलिम्स और मेंस के बीच का 3 साढ़े 3 महीना होता है, तो प्रीलिम्स देने के बाद आइडिया लग ही जाता है कि हो रहा है कि नहीं, 2-4 जगह से आप आंसर की मैच कर लें, आपको हम्म पता चल जाएगा कि आप बॉर्डर लाइन पे हैं कि नहीं। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं सीसैट पे बॉर्डर लाइन पे थी, और हम्म जो है कि जीएस मेरा मतलब कि सैटिस्फैक्टरीली हो रहा था कि हो जाएगा। हम्म तो फिर मैंने 2-3 दिन के ब्रेक लेने के बाद मैं वापस फुल स्विंग में मेंस की तैयारी पे शुरू हो गई थी। और उसके बाद मैंने आंसर राइटिंग मैंने थोड़ा 1-1.5 महीने लेट से शुरू करी मेंस और प्रीलिम्स के टाइम पे। मैंने अपना सब टाइम डिवाइड किया था ऑप्शनल और जीएस के हिसाब से। हम्म तो मैंने पहले जीएस उठाया और मैंने सारे 1 2 3 4 जो भी पेपर्स होते हैं जीएस के वो मैंने बारी बारी किए, और हर एक जीएस को रिवाइज करने, क्योंकि मैंने मेंस के लिए काफी टाइम मैं पहले भी दे चुकी थी, तो मेरा मेंस काफी सॉलिड प्रिपेयर्ड था उस टाइम। तो हम्म मुझे एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना था और जो करंट चीजें थी वो याद करनी थी। तो मैं एक एक जीएस का सब्जेक्ट उठाती थी, एक साथ रिवाइज करती थी और तुरंत उसका फुल लेंथ एक टेस्ट लगा देती थी। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ये जीएस 1 से 4 करने के बाद फिर मैंने अपना आई थिंक 15-20 डेज अपने ऑप्शनल को दिए। ऑप्शनल भी क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट ईयर ऑफ प्रिपरेशन में काफी टाइम दिया था, तो उसमें भी यही कॉन्सेप्ट था मेरा कि रिवीजन, एक्स्ट्रा पॉइंट्स का एडिशन और आंसर राइटिंग। जी। मेंस का कुछ पार्ट छूटा था आपका पेपर्स में, या पूरा पेपर अ, आप सारे पेपर सारे क्वेश्चंस आपने कंप्लीट किए? जी, जी, सारे क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट कर लिए थे, सारे बहुत ही मतलब डिसेंट टाइम जो भी होता है उसमें हो गए थे। हम्म क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, 20 क्वेश्चंस कोई बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है मेंस में। हम्म मतलब हम्म आपको उस टाइम ये नहीं सोचना है कि आपको कंटेंट आता है कि नहीं, आपका सोल फोकस ये होता है कि पेपर खत्म हो जाए। हम्म तो क्योंकि मैंने प्रैक्टिस काफी ज्यादा की थी और काफी ज्यादा करने के बाद भी कभी भी घर पे मेरा टाइम पर मेंस का पेपर कंप्लीट नहीं हुआ था। हम्म हमेशा आधा घंटा या 20 मिनट्स मुझे ज्यादा ही लगते थे, बट वहां उस टाइम उस वाले इन्वायरमेंट में आई थिंक मेरा हर पेपर 5 मिनट पहले हो गया था। इवन एथिक्स भी मैंने 5 मिनट पहले कर लिया था, जिसको मैं रूम पे 4 घंटे में लिखती थी। क्या बात है। जी। ऐसा होता है, वो प्रैक्टिस से जी। वो हाँ। टेम्परामेंट बन जाता है कि हाउ टू मैनेज वही। द टफ टाइम। वही। वही। जी। ग्रेट। स्टडी आईक्यू और या जो एक्सपर्ट गाइडेंस होती है, तो जी। उसका कितनी मदद आपको मिली इस तैयारी में? जी। जो भी मेरा जो कुछ पोर्शन अपना प्रीलिम्स का और जो मेंस के लिए आता है, जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह, तो इसका आप पाएंगे कहीं की सेट सिलेबस नहीं दिया, कुछ कीवर्ड्स वगैरह दिए हुए हैं। तो हम्म ये इसको प्रिपेयर मैंने बहुत फोकस किया था कि जो भी वीडियोस वगैरह स्टडी हम्म, आईक्यू के उससे डलते हैं, जैसे कि अगर आप देखें तो वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बिल्कुल। जो है कि मेंस के लिए। हम्म इसके अलावा आप देखेंगे कि जो भी रशियन रेवोल्यूशन या ये सब चीजें, जो भी रेवोल्यूशन मेन मेन जो हिस्ट्री के हैं, वो भी हम्म इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर पैटर्न के हिसाब से ये चीजें आती नहीं है या पूछी नहीं जाती हैं, बट ये है कि हमें तो उसको प्रिपेयर करना ही है। तो हम्म एक सबसे जो स्मार्ट वर्क होता है कि आप वीडियोस देख के उससे आप थोड़े बहुत नोट्स या पॉइंटर्स बना ले। तो मुझे हम्म लगता है कि मैं तो अपने कॉलेज टाइम से भी ये वीडियोस देखती थी। तो उसके बाद जब ये पर्टिकुलर ये वाले एरियाज जब मुझे कवर करने थे, वर्ल्ड हिस्ट्री वाले, तो इसके लिए मैंने इस प्लेटफॉर्म की काफी मदद ली थी। जी। ग्रेट ग्रेट। जी। सो ऑल सेट टू बिकम आईएएस ऑफिसर। बेस्ट जी। विशेस। तो थैंक यू। विशिंग इम्पैक्टफुल लाइफ अहेड ऐश्वर्या। थैंक यू सो मच। और जब भी कभी आप आएंगे दिल्ली जी। एनसीआर में, तो यू आर वेलकम टू जी। स्टडी आईक्यू कैंपस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।